स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था मसल ब्रेन कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी, वो हमने थ्योरेटिकली देखा था। क्लियर है। आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक बार मैं उसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। ये मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये जो आपको दिख रहा है वो उसका क्रॉस हेड है। जो क्रॉस हेड हम लोग इस तरह से करके बनाते थे, ये एक थिक फिलामेंट का है, और इस पर ये इस तरह से करके हम लोग हेड बनाया करते थे। ये एक हेड है, ये क्लियर है, ये एक हेड है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस हेड के पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये क्या है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। इस जगह पर एटीपी बाइंड होता है। जब तक ये एटीपी इससे बाइंड रहेगा, जब तक इस मायोसिन के इस हेड से जब तक एटीपी बाइंड रहेगा, तब तक क्या होगा कि मायोसिन जो है उसकी एफिनिटी एक्टिन फिलामेंट के लिए, ये एक्टिन फिलामेंट है, इस एक्टिन फिलामेंट के लिए इस मायोसिन की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसकी एफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस एटीपी को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये किस में ब्रेक होगा, एटीपी को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो एटीपी ब्रेक होगा एडीपी, बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जब ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसके साथ जो पहले तीन फॉस्फेट के ग्रुप्स थे, तीन फॉस्फेट के ग्रुप से एक पी, दो पी और तीसरा पी, तीन फॉस्फेट के ग्रुप्स थे। अब वहां पर क्या हो गया, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो फॉस्फेट के ग्रुप रह गए हैं और एक फॉस्फेट इससे अलग हो चुका है। क्लियर है, एक फॉस्फेट अलग हो चुका है। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि ये रिलीज हुआ, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो एटीपी ब्रेकडाउन होगा एडीपी प्लस आईपी में। कहीं पर आपने देखा होगा कि एटीपी जब ब्रेक होता है तो एएमपी में कन्वर्ट होता है। एएमपी बोले तो क्या, एडेनोसाइन मोनो, बोले तो 1, ट्राई बोले तो 3, डाई बोले तो 2 और मोनो बोले तो 1, सिंगल। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि इसके पास सिंगल फॉस्फेट होगा, यानी कि यहाँ पर कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किए मिलेंगे। लेकिन इस जगह पर हमारे पास ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी जब यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, एटीपी जब ब्रेकडाउन होगा तो वो एटीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप इसके पास रह जाएगा। जैसे यहाँ से टूटा, इसी एनर्जी की हेल्प लेकर के ये मायोसिन का हेड इस एक्टिन के एक्टिव साइट से जाकर के अटैच हो जाएगा। यानी कि जैसे एटीपी ब्रेक होता है, हम क्या देखते हैं कि मायोसिन की एफिनिटी जो है वो एक्टिन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मायोसिन की एफिनिटी एक्टिन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन फिलामेंट है। ये मायोसिन का हेड जाकर के इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, बाइंड कर जाएगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्लियर है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, देखिए मायोसिन हेड जो है, ये मायोसिन का जो हेड है वो क्या करता है, पुल करता है किसको, एक्टिन मॉलिक्यूल को, यानी कि एक्टिन के फिलामेंट को फैमिली क्या करेगा, वो बैकवर्ड खींचेगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ खींचेगा, रिट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण से बैकवर्ड खींचेगा, किसके कारण से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन मायोसिन, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन मायोसिन। जैसे ही ये एटीपी ब्रेक होता है, क्या होगा, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और ये ऐसे सिकुड़ेगा। और चूंकि यहाँ क्रॉस ब्रिज के थ्रू ये इससे अटैच हो चुका है, तो जब ये सिकुड़ेगा पीछे की तरफ, ये एक्टिन फिलामेंट को भी पीछे की तरफ खींचेगा। तो इसके कारण से क्या, और ये होता है किस कारण से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इस तरह का चेंज होता है जो कि वापस अपने शेप को गेन कर सकता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज उसे ही कहते हैं हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी कि अभी इसमें चेंजिंग आई है, टेम्पररी चेंजिंग है, लेकिन ये चेंजिंग ओवरकम हो जाएगी जैसे ही वो चेंजिंग, जैसे वो अपने पहले की कंडीशन को गेन करेगा, रिस्टोर करेगा, ये वापस क्या हो जाएगा, अपने पुराने
शेप में आ जाएगा। अभी क्या हुआ है इसमें, अभी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ जिसके कारण से क्या हुआ कि मायोसिन ये क्रॉस आर्म जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया, ये पुल बन गया, ये ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ और इसके कारण से ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये चूंकि इससे बंधा हुआ है तो ये भी पीछे खिंचाएगा, बैकवर्ड की तरफ इसे खींचेगा। और ये होता है किसके कारण से, रिमूवल ऑफ एडीपी। यहाँ पर जो एडीपी प्लस आई था ये इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये पीछे खिंचाएगा इसके कारण से ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे अलग हो जाएंगे और इसकी बॉन्ड एनर्जी का यहाँ पर यूज हो जाएगा। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम लोग पावर स्ट्राइक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग पावर स्ट्राइक स्टेज कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग पावर स्ट्राइक स्टेज कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि पावर स्ट्राइक कब होता है, जब एटीपी ब्रेक होता है या जब एडीपी उससे रिलीज हो जाता है। तो आप आंसर देंगे जब एटीपी वहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट से जब एडीपी रिलीज हो जाता है तब जाकर के क्या होता है, पावर स्ट्राइक स्टेज होता है। क्लियर है। जैसे ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हुआ, इसके बाद क्या होगा कि जो मसल के पास पहले से एटीपी प्रेजेंट है वो वापस वहां पर अटैक करेगा और उस बाइंडिंग साइट पर जाकर के फिर से चिपक जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जब भी एटीपी इससे एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट से जब तक उससे चिपका हुआ रहेगा क्या होगा, उसकी एफिनिटी एक्टिन फिलामेंट के लिए कम रहेगी, यानी कि वहां पर वो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जब ये रिलीज हो चुका है, तो एटीपी यहाँ पर जाकर के बाइंड करेगा। एटीपी जैसे ही बाइंड करता है ये एक्टिन फिलामेंट को छोड़ देगा, यानी कि वापस ये इस कंडीशन में आ जाएगा। आप इस कंडीशन को देख सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मायोसिन है, एक्टिन है, ये पहले इससे अटैच नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एटीपी इसके एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाकर के अटैच हुआ पड़ा था। ठीक है। जैसे ही ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है, अचानक से मायोसिन हेड की एफिनिटी एक्टिन फिलामेंट के लिए बढ़ जाती है। जैसे एक्टिन फिलामेंट के लिए इसकी एफिनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट से जाकर के बाइंड कर जाएगा। ये बाइंड करने के साथ यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज, आप लोग इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ये क्रॉस ब्रिज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इस क्रॉस ब्रिज में ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस मायोसिन के हेड से अटैच्ड है। कब तक रहेगा, जब तक ये मायोसिन के हेड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। और ध्यान रखें, मैंने बताया कि ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, इसकी एनर्जी के कारण मायोसिन हेड में क्या होता है, मायोसिन के हेड में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। एक ऐसा चेंज जो कि एक टेम्परेरी है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जिसके कारण से मायोसिन का हेड जो कि यहाँ पर जाकर के अटैच हुआ था, जब इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा तो ये मायोसिन का हेड क्या होगा, ये मायोसिन का हेड अपने आप को पीछे रिट्रैक्ट करेगा। कैसे रिट्रैक्ट करेगा, आप लोग मेरे हाथ को ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये अगर मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन फिलामेंट है, मेरे इस हाथ को आप एक्टिन फिलामेंट मानेंगे और ये हाथ और ये जो मैंने ये मुट्ठी बांधा हुआ है ये क्या है, ये मायोसिन का हेड है। ये मायोसिन का हेड यहाँ पर जाकर के अटैच्ड है और जैसे ही इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा तो ये मायोसिन का हेड थोड़ा पीछे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे हैंड के मूवमेंट के कारण, अपर हैंड के मूवमेंट के कारण जो नीचे का हैंड है वो पीछे रिट्रैक्ट हो रहा है, पीछे बैकवर्ड मोशन कर रहा है। और इसके कारण से क्या होता है कि मायोसिन के कारण आपसे ये भी पूछा जाता है कि मोबिलिटी किसकी होती है, क्या एक्टिन फिलामेंट मोबाइल होता है ना, मायोसिन फिलामेंट मोबाइल होता है। मायोसिन फिलामेंट के कारण एक्टिन फिलामेंट पीछे खिंचता है। बात समझ पा रहे हैं। तो मोबिलिटी किसकी, इसके लिए रिस्पांसिबल किसको मानेंगे, मायोसिन को रिस्पांसिबल मानेंगे। और मायोसिन के इस एक्टिविटी के कारण इस स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं पावर स्ट्राइक स्टेज। क्लियर है, पावर स्ट्राइक स्टेज। और इस पावर स्ट्राइक के कारण एक झटके से एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाता है। जैसे रिलीज होता है ये एटीपी बाइंडिंग साइट से फिर से फ्री हो गया। एटीपी बाइंडिंग साइट जैसे ही फ्री होगा तो वहां पर क्या होगा, जो मसल के पास पहले से प्रेजेंट एटीपी मॉलिक्यूल, दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, वो जाकर के उस जगह पर वापस जाकर के बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड करेगा, आप फिर से रिकॉल करेंगे उस चीज को कि एटीपी जैसे ही मायोसिन के हेड से जाकर के बाइंड होता है, मायोसिन का हेड अपनी एफिनिटी एक्टिन फिलामेंट के लिए खो देता है। तो एक्टिन फिलामेंट के लिए यानी कि वापस इस स्टेज को गेन कर लेगा।
बात समझ पा रहे हैं? इसको एक बार मैं यहाँ के स्ट्रक्चर पे जो अब तक मैं आपको बताता आया हूँ इस स्ट्रक्चर पे बता देता हूँ। इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पर स्लाइड कर रहा है। क्लियर है? ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? हक्सले एंड हक्सले बाप बेटे थे, इसलिए आपको बहुत ऐसा इसको ये करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरनेम सीधा शर्मा एंड शर्मा, शर्मा ब्रदर्स हो जाते हैं, या फिर बाप बेटे, पता है ना? तो ये हो गया हक्सले एंड हक्सले। थिन फिलामेंट क्या होता है? ये स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट पर स्लाइड करता है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट का पार्ट है, ये थिक फिलामेंट। हम देखते हैं कि थिक फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट पर स्लाइड कर जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ उसमें का डायग्राम बना रखा है। जब यहाँ पर क्या है, ये रिलैक्स्ड स्टेज में है। ये कैसा स्टेज है? ये रिलैक्स्ड स्टेज है, ये रिलैक्स्ड स्टेज है। और रिलैक्स्ड स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि थिन फिलामेंट जो है एक दूसरे, सिर्फ आप थिन फिलामेंट को गौर करेंगे, ये हमारा थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। तो आप देखेंगे ये थिन फिलामेंट एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सेपरेट डिस्टेंस पे है। लेकिन जैसे ही आफ्टर एक्शन बोले तो क्या कि जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? ये थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं। देख सकते हैं कि आप इसका, आपसे अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इनमें किस चीज में अंतर आता है, किस बैंड में, किस जोन में अंतर आता है, तो आप कहेंगे इस वाले जोन को आप याद करें, इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते थे? इस वाले जोन को हम लोग कहते थे एच जोन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये जोन था हमारा एच जोन। इसके अलावा याद करें कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बीच का जो जोन था इसे हम लोग कहते थे आई बैंड। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, मुझे याद है। ये आई बैंड, ये एच जोन, ये आई बैंड। तो हम देखेंगे कि मेनली जो है अंतर जो होता है इसके डिस्टेंस में होता है, यानी कि आई बैंड कम हो गया, एच जोन कम हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये हम जो फिलामेंट देख पा रहे हैं, इस फिलामेंट में क्या है, ये जब रिलैक्स्ड स्टेज में है, जब ये रिलैक्स्ड स्टेज में है तो इसमें आई बैंड भी अपने पूरे लेंथ पर है, एच जोन भी अच्छा खासा लेंथ में है। लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आता है, आई बैंड का डिस्टेंस कम हो जाता है, आई बैंड सिकुड़ गया, और एच जोन में भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस बचा है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट पर, अगर मैं एक यूनिट इसको देखूं तो थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट पर स्लाइड कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। और यही कारण है कि इसको कहा गया, इस थ्योरी को क्या कहा गया? इस थ्योरी को कहा गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि उसमें सार्कोमेयर का जो डिक्रीमेंट होता है, हमने पिछले बार डायग्राम बना करके देखा था, उसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सार्कोमेयर जो है वो लेंथ में डिक्रीज करता है, किसके कारण से? आई बैंड के डिक्रीज होने के कारण। आई बैंड जब सिकुड़ता है तब, और जब एच जोन सिकुड़ता है तब। मैं एक बार फिर से इसको डायग्राम बना करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा थिन फिलामेंट, ये रेड पेन से बना हुआ, ये क्या है? ये पूरा का पूरा थिन फिलामेंट है। ये रेड पेन से बना हुआ थिन फिलामेंट है, और इसमें हम लोग ग्रीन पेन से क्या बनाते हैं? ये थिक फिलामेंट बनाते हैं। ये ग्रीन पेन से हम लोग क्या बना रहे हैं? ये थिक फिलामेंट बना रहे हैं। इस थिक फिलामेंट पर हम क्या देखते हैं? ये थिन फिलामेंट जो है ये एच जोन के सिकुड़ने के कारण और आई बैंड के सिकुड़ने के कारण, ये आई बैंड यहाँ से यहाँ तक ये आई बैंड है, आई बैंड, ये है एच जोन, ये भी यहाँ से यहाँ तक आई बैंड है, आई बैंड, और ये एच जोन फिर आई बैंड। तो ये आई बैंड और एच जोन के सिकुड़ने के कारण क्या होगा कि इसमें हम लोग जो देखते हैं, नेक्स्ट अगर इसका बनाने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर स्पेस को मैं करता हूँ। ये थिक फिलामेंट का डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहता है, थिक फिलामेंट अपनी जगह से कहीं नहीं जाता है, थिक फिलामेंट अपनी जगह से कहीं नहीं जाता है। लेकिन थिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। वो थिन फिलामेंट क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है।
तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैंने एक ही कंपार्टमेंट बनाया है, तो इससे क्या आप देख सकते हैं कि अब थिक फिलामेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, जिसके कारण से मसल का जो लेंथ पहले था वो मसल का लेंथ अब नहीं है। यानी कि पहले अगर हम सार्कोमेयर का लेंथ देखेंगे तो ये रहा सार्कोमेयर का लेंथ, लेकिन अब वो सार्कोमेयर का लेंथ यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ तक आ चुका है। यानी कि मसल अब किस स्टेज में है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है। क्लियर है? और इसमें रोल किसका है? आई बैंड का और एच जोन का। किसका रोल है? आई बैंड का और एच जोन का। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एम लाइन और ए बैंड, एम लाइन और ए बैंड का कोई रोल नहीं होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। आप कहेंगे कैसे? एम लाइन तो चलिए ठीक है सर, फिर भी समझ में आ रहा है कि एम लाइन अपनी जगह पर स्टैटिक है, तो एम लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एम लाइन, अब देखिए क्यों? क्योंकि एम लाइन जो है वो थिक फिलामेंट को बांध करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और थिक फिलामेंट तो कहीं जा नहीं रहे हैं। थिक फिलामेंट की एक्टिविटी के कारण थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, तो थिक फिलामेंट जब कहीं नहीं जा रहा है तो एम लाइन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं? थिक क्या कहते हैं? एम लाइन पर, एम लाइन जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, एम लाइन अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ए बैंड की, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये ए बैंड जो कि थिक फिलामेंट का पूरा लेंथ होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एच जोन भी आ रहा है सर, तो एच जोन जब सिकुड़ रहा है तो ए बैंड पर क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? नहीं, ए बैंड एच जोन से कोई लेना देना नहीं है, ए बैंड एच जोन पर डिपेंडेंट नहीं है, एच जोन सेपरेट है, ए बैंड सेपरेट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैंडिंग पैटर्न है जो कि हमने डिटेक्ट करके रखा है कि ये थिक फिलामेंट का जो लेंथ है, इस पूरे लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे लेंथ को हम लोग कहते हैं ए बैंड, थिक फिलामेंट का लेंथ। और थिक फिलामेंट का जो लेंथ हम लोग पहले देख रहे थे वही लेंथ हम अब भी देख रहे हैं। थिक फिलामेंट का जो लेंथ पहले था वो थिक फिलामेंट का लेंथ अब भी है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन जो थिक फिलामेंट का लेंथ जा रहा था, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन भी थिक फिलामेंट का वही लेंथ आ रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ लेंथ आ रहा है। इस कारण से ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एच जोन से कोई लेना देना नहीं है। एच जोन अपनी जगह पर है और ए बैंड अपनी जगह पर। ए बैंड इज अ डिस्टेंस, सॉरी लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट हम देख रहे हैं क्योंकि थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस लाइन को इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि ए बैंड पर और एम लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है? आई बैंड और एच जोन। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटिंग एसीएच। ये सारा का सारा एक्टिविटी तो हम लोग तब देख रहे थे जबकि एक न्यूरोट्रांसमीटर, क्या नाम था उसका? केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम क्या था? वो उसका नाम था ACH, एसिटाइल कोलिन। जब रिलीज हो रहा था तब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अगर हम एसिटाइल कोलिन को ही ब्लॉक कर दें या ब्रेक कर दें तो क्या होगा? एक बार हम देखते हैं। अगर हम उसको इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा? उसको हम उसके क्या हम करेंगे? क्या हम एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। एसिटिक एसिड एंड कोलिन में, एसिटिक एसिड एंड कोलिन में एक्चुअली आप देखेंगे तो इसी दोनों का कंपोनेंट मिलकर के बना हुआ है एसिटाइल कोलिन। इसमें से हम कोलिन पार्ट को अलग कर देते हैं और एसिटिक पार्ट को अलग कर देते हैं, जिसके कारण से ये अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। किसके कारण से? एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज, जो कि इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ने का एक एंजाइम है। आप लोगों को पता होगा कि ये एज वर्ड जो है वो अक्सर एंजाइम के साथ लगता है एज अ प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, जो भी हो। मेरे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर। क्लियर है? तो ये एज वर्ड जो है ये एंजाइम के साथ लगता है। तो एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज ये क्या करेगा? ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा। इसमें एसिटिक एसिड और कोलिन में। अब क्या होगा? इसके कारण से अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसके कारण से अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप बात समझ पा रहे हैं? किसी भी तरह के लेंथ की कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ वी अप्लाई एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज व्हाट विल हैपन टू दी बैंड्स? नो बैंड विल चेंज, ना ही आई बैंड चेंज होगा, ना एच जोन चेंज होगा, ना ए बैंड चेंज होगा, ना ही एम लाइन चेंज होगा। किसी के भी बैंड पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट हम देखेंगे DFE, एक ऐसा सब्सटेंस है
DFP एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होगा कि वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, यानी कि DFP जो है वो एसिटाइल कोलिन का इनहिबिटर है। इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट। क्लियर है? इसको DFP भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया गया था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया गया था और इसके कारण से बहुत सारे मतलब ये एक गैस की तरह यूज किया गया था और उसको स्प्रे कर दिया गया था उस फील्ड में जहां पर कि बहुत सारे इनमी सोल्जर्स थे, जो अदर कंट्री के सोल्जर्स थे, उस पर पता नहीं किस कंट्री में यूज किया था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था और इनमी सोल्जर्स के ऊपर स्प्रे कर दिया गया था, जिसके कारण से रातों रात वो सारे के सारे सोल्जर्स जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी और वो युद्ध जीतने के कगार पर आ गए थे, जिसने ये यूज किया था। ये इसका और इसका ये क्या है कि इसको माना जाता है ऐसा कि ये मतलब मसल एक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि इन्होंने किसको ब्लॉक कर दिया, नर्व को ब्लॉक कर दिया, इसने एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर दिया, रिलीज को ब्लॉक कर दिया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे नर्व गैस कहा जाता है। और ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज किया जाता है बहुत सारे तरह के मॉस्किटो लिक्विड वगैरह में, एज ए इंसेक्टिसाइड इसको यूज किया जाता है ताकि मच्छर आपको न काट सके। सही है, ठीक है। एनीवेज, और ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने देखा, हमको सिंपल जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन कितने तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो याद रखें कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो सेम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा कि मसल जो है वो अपनी ही जगह पर स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन मसल लेंथ। मसल का जो लेंथ है पहले वही है, फोर्स लग रहा है लेकिन किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आ रही है, मसल का लेंथ चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लो ये मैंने पुश किया लेकिन यहाँ तक मैंने अपने आप को खींच करके मैं अपने आप को अगर ले जाता हूँ तो इसमें मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी वॉल को इस तरह से करके डायरेक्ट सीधा पुश कर रहे हैं तो इसमें आपके मसल के लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, पर्सन पुशिंग अ वॉल, पर्सन पुशिंग अ वॉल। तो इसको हम लोग किस तरह के कॉन्ट्रैक्शन में रखेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में रखेंगे। जबकि दूसरी जगह पर अगर मैं बात करूं आइसो बोले तो क्या, सेम, एंड टोनिक बोले तो क्या, टेंशन, आइसोटोनिक, ठीक है। सेम टेंशन वाला जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, लेंथ जो है मसल का वो चेंज होगा, मसल का जो है लेंथ वो चेंज होगा। इसके कारण से क्या होगा कि इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये टेंशन फोर्स जो है जनरेट किसके द्वारा किया गया, मसल के द्वारा जनरेट किया गया। जैसे कि जब हम किसी वेट को लिफ्ट करते हैं, वेट को जब हम लिफ्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ये देखिए, ये मसल एक डायग्रामेटिक व्यू है, आप फिजिक्स से इसको बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप करना चाहें तो आप फिजिक्स वाले सेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा फिजिक्स लेकर के नहीं चलूंगा आपका, मैं एक सिंपल फेनोमेनन बता रहा हूँ आपको कि ये अगर कोई एक स्टैटिक वॉल है, उससे एक मसल इस तरह से मैंने हैंग कर रखा है और इस पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लगा रखा है, तो ये एक सिंपल फोर्स जनरेट करेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके कारण से इस मसल में एक टेंशन डेवलप होगा, इस मसल में एक टेंशन डेवलप होगा और इस टेंशन के कारण इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेंथ में चेंज आएगा। इसके कारण से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर मसल के लेंथ में चेंज अकर होता है। और इसका एग्जांपल है लिफ्टिंग ऑफ द वेट। क्लियर है? हम लोग देखते हैं मसल का रेस्पॉन्स। मसल का रिस्पांस किस पर डिपेंड करता है, मसल का रिस्पांस डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आप लोग जानते होंगे, थ्रेशोल्ड का मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे कि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जिस चीज के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए, मिनिमम उतना चाहिए। जैसे कि सपोज कि कोई एक बच्चा है, उससे पिताजी कोई काम करवाना चाह रहा है और पिताजी कह रहे हैं कि ये काम कर, तो बच्चा कह रहा है नहीं मुझे 10 रुपये मिलेंगे तभी मैं काम करूँगा। पिताजी उसे 5 रुपये देकर के फुसलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा चालाक है। बच्चा क्या कहेगा, नहीं जब तक मुझे 10 रुपये नहीं मिलेंगे मैं काम नहीं करूँगा।
आप 5 रुपए दे दो, 5 रुपए रिस्टोर रहेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। वो काम कब करेगा? जब उसे 10 रुपए मिल जाएंगे। बच्चा बहुत चालाक है, तो उसे जब पिताजी फाइनली 10 रुपए देते हैं तब जा करके वो काम करता है। जैसे सपोज करें, जैसे किराने की दुकान पे आप जाते हो, आपको कोई बिस्किट चाहिए और बिस्किट के लिए जब तक आप उतना पे नहीं करोगे दुकानदार आपको बिस्किट रिलीज नहीं करेगा। यानी कि सेम आप उठा करके यहाँ पर रखो, जब तक उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके बराबर का थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है, तब तक मसल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। यानी कि वो मसल का रिस्पॉन्स क्या? कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कि मिनिमम strength of stimulus which causes a muscle fiber to contract is known as, ये इस तरह से करके मैं known as लिखता हूँ, क्लियर है ना? आप लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है ना? is known as threshold stimulus, ऐसा स्टिमुलस जो कि मसल को मिनिमम इतना चाहिए जितने में कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि मसल जो है वो किसको फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं ऑल और नन लॉ। अगर उतना मिला तो वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं मिला तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्लियर है? इफ अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज अप्लाइड टू अ मसल फाइबर इट कॉन्ट्रैक्ट्स मैक्सिमली, जितना कर सकता उतना कॉन्ट्रैक्ट करे। ये नहीं कि थोड़ा सा मिल गया तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, थोड़ा सा और मिल गया थोड़ा सा, एकदम लालची बच्चे की तरह। नहीं, वैसा नहीं होता है। बच्चा रिजिड है, ये बच्चा जो है वो रिजिड है। ऐसा नहीं कि 5 रुपए दे दो तो मैं आधी दूर तक चला जाऊंगा, उसके बाद 5 रुपए दे दो फिर जाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं। ये जब तक 10 रुपये नहीं लेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। हाँ, एक बात का पक्का है कि इससे अगर 10 रुपये मिल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा काम करके तो वापस आएगा। ठीक है? उसी तरह से मसल के भी रिस्पॉन्स में क्या होता है? जब उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, जितना उसे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए चाहिए स्टिमुलस, उतना अगर इसे मिल जाता है, ये क्या करेगा? पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर इसे सफिशिएंट स्टिमुलस नहीं मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। इसे ही हम कहते हैं ऑल और नन लॉ। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है मसल ट्विच। ये मसल ट्विच क्या होता है? ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन है। मसल ट्विच क्या है? एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन है आफ्टर रिलैक्सेशन। एक रिलैक्सेशन के बाद जो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मसल ट्विच कहते हैं। उम्मीद करूँगा यहाँ तक में लोकोमोशन आपको समझ में आया होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आप जानते ही हैं कि हम लोग बॉडी का जो ढांचा होता है, जैसे कि अगर एक सेल के बारे में बात करूंगा तो सेल के अंदर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? उसके सेलुलोज फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, मैक्रोफाइब्रिल्स, ये सब क्या करते हैं? उसका एक स्केलेटन तैयार करते हैं, उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, जिसके बेसिस पर सेल जो है अपने शेप को मेंटेन कर पाता है। क्लियर है? तो सेल अपने शेप को मेंटेन करने के लिए किसका हेल्प लेता है? स्केलेटन का हेल्प लेता है। उसका स्केलेटन क्या है? उसका स्केलेटन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के ढांचा को मेंटेन रखने के लिए, उसकी बॉडी को एक शेप देने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके अंदर जो प्रेजेंट बोन्स हैं वो बोन्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हैंड इस तरह का है तो इसके अंदर जो बोन्स है उसके कारण से हैंड अपने शेप में रह पा रहा है। जिस तरह से आपने लीव्स में देखा होगा कि लीव्स जो है, जैसे कि कोई लीफ में बना रहा हूँ, ये लीफ है और इस लीफ में आपने देखा होगा कि एक मिड रिब जाता है। एक क्या जा रहा है? एक मिड रिब जा रहा है, एक मिड रिब जा रहा है। और इस मिड रिब के पैटर्न के कारण इस लीफ का अरेंजमेंट है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, ताकि ये विंड में फ्लटर कर सके, इसके कारण से और इन सब वेन्स के कारण से, ये मिड वेन, फिर ये वेनलेट्स है ना। तो ये इसका क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये एज ए स्केलेटल काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर एज ए स्केलेटल काम कर रहे हैं, क्लियर है? उसी तरह से ह्यूमन के अंदर जो आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? एक बोन का ढांचा देखने के लिए मिलता है और वो पूरा का पूरा बोन का ढांचा क्या होता है? वो एक स्केलेटन है। और हम लोग उसी स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।